हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो कि हमारे ब्रेन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, और वो होते हैं, फर्स्ट वन इज़ मिड लाइन क्रॉसिंग एंड सेकंड इज़ बायलैटरल कोऑर्डिनेशन या बायलैटरल इंटीग्रेशन। इन दोनों का हमारे ब्रेन के साथ में क्यों संबंध है और इसका क्या असर रहता है अगर बच्चों में ये स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। ये दो स्किल्स को लेकर उन बच्चों को प्रॉब्लम अक्सर होती है जिन्हें ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज़म या और कोई ब्रेन डिसऑर्डर की बात करें, क्योंकि ये जो बच्चों को सेंस इश्यूज भी होते हैं उसकी जो इफ़ेक्ट है उसका असर इन दोनों स्किल्स पर पड़ता है बच्चे के। अगर आपके बच्चे को प्रोप्रोसेप्टिव इश्यूज़ हैं, यानी बच्चा हाइपर है, वेस्टिबुलर है, अपनी बॉडी को हिलाता रहता है लगातार, या फिर उसे विजुअल स्किल्स में प्रॉब्लम है, ट्रैकिंग में प्रॉब्लम होना जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ें जो कि बच्चों को आगे चलकर रीडिंग राइटिंग में अफेक्ट कर सकती हैं। और प्रोप्रोसेप्टिव और विजुअल का असर डिसइंटीग्रेशन जब रहता है बच्चों में तो इन स्किल्स में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जो पहले स्किल होता है उसके बारे में मैं बात करूंगी मिड लाइन के बारे में। मिड लाइन का मतलब है कि हमारे सेंटर की लाइन, हमारे बॉडी के बिल्कुल बीच की लाइन। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि ये मेरी सेंटर लाइन है, अगर मैं यहाँ से कुछ यहाँ उठा रही हूँ तो मैं मिड लाइन को क्रॉस कर रही हूँ, या फिर यहाँ से कुछ उठा रही हूँ। अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है। गुरजोत को इन दोनों ही स्किल्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे शुरू से ही। वो इन चीज़ों को, जिसका असर उसके बॉडी पोस्चर पे भी पड़ता था कि वो सही से उसकी चाल पे, उसके चलने में, उसकी मूवमेंट लगातार थी, बहुत हाइपर था। इन चीज़ों पर काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि इन चीज़ें जो हैं बच्चों में अटेंशन स्किल्स को भी अफेक्ट करती हैं। इसके साथ बच्चों के उनके पोस्चर को अफेक्ट करती हैं, कोर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती हैं। इसके साथ ही अफेक्ट होते हैं बच्चों के डेली मोटर स्किल्स। जो बच्चे डेली रूटीन में एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो खा रहे हैं या फिर ड्रेसिंग कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, इन सब के लिए बच्चों को इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूं मोटर स्टेबिलिटी की, बैलेंस की, कोऑर्डिनेशन की, वो भी ज़रूरी है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। इन वजह से ही बच्चों में डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती हैं, और उनके मोटर स्किल्स के साथ साथ उनके ब्रेन के जो स्किल्स, बाकी स्किल्स रहते हैं, बच्चे कई काम कर नहीं पाते हैं और लिमिटेशंस उनकी बननी शुरू हो जाती हैं कि वो काम करना नहीं चाहते। अगर मिड लाइन क्रॉसिंग को लेकर डिफ़िकल्टी होती है तो बच्चे यहाँ से कुछ उठाना नहीं चाहते हैं, वो पूरा घूमते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए। ये एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपके बच्चे उसको मिड लाइन क्रॉसिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज है या नहीं। क्योंकि गुरजोत में मैं ये चीज़ें देखती थी कि वो कोई काम जिसमें उसको ट्रैकिंग यहाँ से यहाँ देखना है, एक लिमिटेड सा उसका विजन रहता था और वो वहीं पर देखता था। अगर उसे यहाँ से मैंने कोई चीज़ यहाँ रख दी है तो वहीं यहाँ नहीं देखता था। ये एक चीज़ भी बच्चों में अटेंशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ ही जब हम बच्चों को कोई मिड लाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जैसे कि राइटिंग करवाना या फिर एक चीज़ उठाकर दूसरी जगह रखनी, इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। इसलिए मिड लाइन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मिड लाइन और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन की वो स्किल्स हैं जो हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। उनका आपस में कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम है और या फिर वो इंटीग्रेशन में काम नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बच्चों के इन दोनों स्किल्स पर पड़ता है, और उनको अपने डेली रूटीन के काम करने में, लिखने पढ़ने में, एकेडमिक में होंगी, इन चीज़ों में भी, या खाने पीने में, इन सब चीज़ों में उनको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। यहाँ तक कि बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स को लेकर भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों का हमारे ब्रेन के साथ में सीधा कनेक्शन है और इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके। बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ का असर इन स्किल्स पर दिखता है। जिन बच्चों को विजुअल, प्रोप्रोसेप्टिव या वेस्टिबुलर इश्यूज़ हैं उनके ये स्किल्स ज़रूर अफेक्ट होते हैं। और मैं गुरजोत में वो चीज़ें देखती थी। उसको साइकिल, जब वो छोटा था तो मैं उसको साइकिल देती थी तो वो साइकिल चला नहीं पाता था। मैं पीछे से उसे एक स्टिक के साथ में सपोर्ट करती थी कि वो आगे साइकिल को लेकर जाए, लेकिन वो पैडलिंग नहीं करता था। और यहाँ तक कि मैंने उसको, उसके पैरों को भी पैडल से टाई कर दिया, कि बांध दिया था कि वो किसी तरह से घुमाना सीखे अपने पैरों को, बट स्टिल कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, करीबन से 1.5-2 साल लग गए मुझे इस तरह से ट्राई करते हुए। लेकिन गुरजोत में ये प्रॉब्लम थी कि वो पैरों को अपनी रिदमिक मूवमेंट में जैसे चलाना, दोनों पैरों को इक्वली यूज़ करना, उसमें उसको प्रॉब्लम थी। इसी तरह से उसको दोनों हाथों में प्रॉब्लम थी।
तो जिन बच्चों को बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है उनको ये अक्सर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जो बच्चे साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, या जो बच्चे स्किपिंग करना जिसे हम कहते हैं, या फिर कैच एंड थ्रो जैसी एक्टिविटीज़, इन सब के लिए हमें बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और अगर बच्चे जंपिंग नहीं करते हैं, कुछ बच्चे, ये सब इश्यूज तभी होते हैं जब बच्चों को बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, और ये इसके अफेक्ट्स जो हैं वो साफ दिखते हैं हमें बच्चों के स्किल्स में। बहुत ज़रूरी है ऐसे में बच्चों के इन दोनों स्किल्स को डेवलप करना, उन पर काम करना। हम इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर बच्चों में इन स्किल्स को लेकर समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा देना ज़रूरी है, इनपुट, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनको करवानी ज़रूरी है जिससे बच्चों में स्किल्स को डेवलप किया जा सके। मैं गुरजोत के साथ में जो सिंपल एक्टिविटीज़ करती थी, पहले मैं सिंपल एक्टिविटीज़ करती थी, मुझे था कि गुरजोत को चीज़ों की थोड़ी समझ, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। स्टार्टिंग में मैं उसे कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ नहीं देना चाहती थी जिससे वो काम करना ना चाहे और छोड़कर भाग जाए। तो धीरे धीरे मैंने इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही सिंपल और ईजी वे में शुरू किया उसकी मिड लाइन पर काम करना। ये एक्टिविटी है मिड लाइन के ऊपर बेस्ड। इसमें मैं सेंसी टॉय को यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने धागे के साथ बांधा हुआ है। लेफ्ट राइट उसे कर रही हूँ ताकि बच्चा उसे टच करे और उसे विजुअली ट्रैक करे। इससे मैं बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग पर काम कर रही हूँ, साथ ही उसकी मिड लाइन क्रॉसिंग पर काम कर रही हूँ। अगर बच्चा टच नहीं करा तो उसके राइट हैंड से मैं लेफ्ट साइड की तरफ उसको टच करवा रही हूँ। सेकेंडली जो चीज़ है ये इसमें मैं लाइट को यूज़ कर रही हूँ। लाइट अक्सर बच्चों को सेंसरी इनपुट देता है। लाइट बच्चों को अक्सर पसंद भी होती है। इस वजह से स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं कि बच्चे को आप लाइट दिखाइए और उसे टच करने के लिए बोलिए, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरह से आप उससे लाइट करवा सकते हैं। टॉर्च लीजिए, आप कोई प्रोजेक्टर ले सकते हैं और बच्चे को उसको लाइट को टच करने के लिए बोलना है। इसके साथ ही बच्चे को सीधी स्ट्रेट लाइन में उस लाइट को फॉलो करना है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ये भी अच्छी एक्टिविटी है मिड लाइन पर वर्क करने के लिए। नेक्स्ट वो है सॉर्टिंग एक्टिविटी। सिंपल सॉर्टिंग एक्टिविटी है जिसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक को यूज़ किया है जिसमें लेफ्ट राइट बच्चे को करना है। ज़्यादा हम दूर तक नहीं जाएंगे, उस विजन को हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है बबल्स के साथ में। बबल्स को आपको सिंपली ब्लो करना है, बच्चे को उनको फॉलो करना है बबल्स को। इसके साथ ही योगा मैं गुरजोत के साथ करती थी। योगा में उसको कुछ इस तरह के पोज करवाना और उसे फ्रिस्बी पकड़ना। स्पोर्ट्स में उसे बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करना भी एक अच्छी एक्टिविटी रहती है। गार्डनिंग बच्चों को सेंस इनपुट देने के साथ साथ उनकी मिड लाइन पर काम करना। गार्डनिंग में बच्चे अक्सर दोनों स्किल्स को यूज़ करते हैं, चाहे मिड लाइन है या बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है। इससे बच्चों को इंटेंस सेंस इनपुट मिलता है, टेक्टाइल इनपुट मिलता है। इसके साथ ही बच्चों को चीज़ें थ्रो करना और बकेट में उसे उठाने के लिए बोलना मिड लाइन के लिए अच्छी एक्टिविटी है। कुछ ऐसी बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं जिसमें बच्चे को लाइंस ड्रॉ करनी है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है जिसमें बच्चे को थेरेपी बॉल के ऊपर बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है और वो सॉर्टिंग कर रहा है। ये भी बच्चों के लिए, जो बच्चे स्पेशली हाइपर हैं, अच्छी एक्टिविटी है मिड लाइन पर काम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ हैंड गेम्स। बच्चों के साथ में सिंपल हैंड एक्टिविटीज़ जैसे मैं कर रही हूँ कि उसकी मिड लाइन पर क्रॉसिंग के लिए पहले स्टार्टिंग हम सिंपल एक्टिविटी से करेंगे, धीरे धीरे हम उसे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे आपका बच्चा सीखता जाता है आप उन एक्टिविटीज़ को कई तरह से कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली आर्ट एक्टिविटी है। बच्चों को आर्ट बहुत पसंद होता है। आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ से भी बच्चों के मिड लाइन पर आप इजीली काम कर सकते हैं। क्रॉस क्रॉल ये कैसी मोटर एक्टिविटीज़ है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जिसमें आप बच्चे के मिड लाइन पर काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पास द बॉल, जिसमें बच्चे को ज़्यादा सिर नहीं घुमाना है और बॉल को आप सिर को पास करना है। लेफ़्ट से उसको लेना है, राइट से आपको पास करना है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है मिड लाइन पर वर्क करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मेज़। मेज़ से ना बच्चों को बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि मेज़ से ना सिर्फ आप बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम करते हैं बल्कि उनकी मिड लाइन पर भी काम करते हैं। ये तो थी मिड लाइन की एक्टिविटीज़। मिड लाइन का भी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के साथ में कनेक्शन रहता है। ये दोनों स्किल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को, इस रिलेशन को समझना। और ये दोनों स्किल्स अगर मिड लाइन का अफेक्ट बच्चों के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर पड़ रहा है तो बायलैटरल का अफेक्ट भी बच्चों के मिड लाइन पर पड़ता है। अब मैं बात करूंगी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन मीन्स जब बॉडी की दोनों साइड्स एक साथ काम करती हैं, जैसे कि साइकिलिंग करना या फिर बीड्स डालना या फिर लिखना, लिखते वक्त हमें किस तरह से होल्ड करना है पेपर को, लिखना है या फिर रीड करना। ये सब चीज़ों के लिए हमें बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को हम पकड़ रहे हैं दोनों हाथों से या कैच कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, उसके लिए भी हम दोनों हाथों को समान इक्वली यूज़ कर रहे हैं, इक्वली फोर्स के साथ में। अगर किसी चीज़ को हम प्रेस कर रहे हैं और इक्वल फोर्स के साथ कर रहे हैं, स्ट्रेस बॉल की ही बात करूं,
तो उससे भी हम बच्चों के फाइन मोटर के साथ साथ हम उनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे हैं। देखने में बहुत सिंपल होती है एक्टिविटीज़, लेकिन इनके बेनिफिट्स इतने अमेजिंग और इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उन चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्ले के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें हम बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम डिफरेंट वेज में क्ले को यूज़ कर सकते हैं बच्चों में बायलैटरल कोऑर्डिनेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बच्चों को रोल करवाना जैसे मैं कर रही हूँ, उसे पहले दोनों हाथों से रोल करना, कॉइल बनाना, या फिर टेबल पर रोल करना, या फिर इस तरह से बॉल क्ले को पुल करना भी एक अच्छी एक्टिविटी रहती है। दोनों सेम फोर्स के साथ में हम बच्चे को पुल करने के लिए बोलेंगे। इससे आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि बच्चे का कौन सा हाथ ज़्यादा काम करता है, कौन सा हैंड उसका डोमिनेंट है। नेक्स्ट वन इज जो है ये है पिंचिंग करना। क्ले को पिंच कर रहा है बच्चा, तो उसमें भी बायलैटरल इक्वल फोर्स के साथ कर रहा है। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर अगेन वर्क कर रहे हैं। उस बीड्स को छुपाना, हाइड कर देना और उसे बच्चे को डिग करने के लिए निकालना एक अच्छी टैक्टाइल एक्टिविटी है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन देने के साथ बच्चों के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम कर रहे हैं। कटिंग करना, सीजर के साथ में या फिर नाइफ के साथ में क्ले को कट करना भी बहुत अच्छी एक्टिविटी। क्ले के साथ में बच्चों को नंबर्स या लेटर्स बनवाना, शेप्स बनवाना, ये भी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम करने का एक अच्छा तरीका रहता है। इस तरह से भी आप क्ले की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चों की हैंड स्टैंड पर काम करने के लिए और उनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाना जिन बच्चों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, जिनके विजुअल मोटर में या आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, उनमें भी इन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिसमें आप बच्चों के सभी स्किल्स को टारगेट कर रहे हैं। बच्चे के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के साथ उसके कंसंट्रेशन, उसकी विजुअल मोटर स्किल और आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर भी। अगर हम नीडिंग भी करते हैं, आटा गूंद रहे हैं, उसके लिए भी हम समान फोर्स से अपने दोनों हाथों को यूज़ कर रहे हैं। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन 3 तरह का होता है, जिसमें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें जो फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है उसमें मैं बात करूं कि हम दोनों हाथों को एक तरह से, दोनों ही को एक फोर्स के साथ में यूज़ कर रहे हैं। किसी क्ले को पुल करना इस तरह से, या ब्लॉक्स को पुल करना या ब्लॉक्स को जोड़ना, ये सब। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है अल्टरनेटिव, जिसमें हम दोनों को रिदमिक मूवमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि साइकिलिंग करना, पैडलिंग करना। तीसरी जो रहता है वो है डोमिनेंट होना, किसी हाथ का, लेफ्ट हैंड का डोमिनेंस या फिर राइट हैंड का। क्योंकि डोमिनेंस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे एक हाथ पर काम कर सकें, और इसमें भी हमें दूसरे हाथ को यूज़ करना है बच्चे के। दूसरा हाथ भी हेल्प करता है उसमें, लेकिन काफ़ी कम उसका रोल रहता है कि बच्चे को जैसे कि पेपर को होल्ड करना है और हमें राइट हैंड से लिखना है, काम हमारा राइट हैंड कर रहा है लेकिन पेपर को होल्ड करने का काम हमारा लेफ्ट हैंड कर रहा है। इसी तरह से कोई भी एक काम जिसमें जैसे कि हमने सुई में धागा ही डालना है, तो हमने सुई को एक हाथ से पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से हम उसको उसमें धागा डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और किसी न किसी फॉर्म में बायलैटरल कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है बच्चों को अपने डेली लिविंग स्किल्स को अकम्प्लिश करने में, उन्हें पूरा करने में। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए हम बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिसमें मोटर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, राइटिंग हो सकती है, क्ले के साथ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम बच्चों को कुछ ऐसे गेम्स होती हैं जिससे हम बच्चों के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर वर्क कर सकते हैं। गुरजोत को बायलैटरल कोऑर्डिनेशन को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टी थी, इसी वजह से वो साइकिल नहीं सीख पा रहा था। लेकिन मैंने जब उसके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम किया, जैसे कि उसे थ्रेड करना, लेसिंग करवाना, इस तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे उसको दोनों हाथों और दोनों पैरों को समान रूप में यूज़ किया जा सके। उसको दोनों हाथों को रिदमिक मूवमेंट में इसे यूज़ करना कि किस तरह से इसे ड्रिबलिंग करनी है या बॉल के साथ खेलना है, या फिर एक्सरसाइज करते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाना, ये सब चीज़ें उसमें बायलैटरल कोऑर्डिनेशन स्किल्स को डेवलप करती गई। इसके साथ ही ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी, इसमें मैं मिड लाइन और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन दोनों स्किल्स को टारगेट कर रही हूँ। बच्चे को क्रॉल करते हुए जाना है और एक तरफ से दूसरी तरफ इस तरह से उसे इन्हें क्रॉस करना है। मिड लाइन के लिए अच्छी एक्टिविटी है, साथ ही आप बच्चे के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ बियर वॉक, एनिमल वॉक, जिसमें बच्चे के दोनों हाथों और दोनों पैरों को बच्चा एक साथ यूज़ कर रहा है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे बच्चों को सेंस इनपुट भी मिलता है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी, इसमें मैं काम कर रही हूँ बच्चे के मिड लाइन और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन दोनों पर। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, ध्यान से देखिएगा कि मिड लाइन पर काम करने के लिए दोनों, जैसे ये दोनों कार ली हैं मैंने, और बच्चे को सिंपली उस पाथ के ऊपर कार को चलाना है दोनों हाथों को एक साथ, एक फोर्स के साथ में। नेक्स्ट वन इज़ लेसिंग। आप सिंपल लेसिंग के साथ में बच्चों को करवा सकते हैं, या फिर इस तरह से पास्ता जैसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, पास्ता को पेस्ट करके बच्चों को करवाना भी अच्छा आइडिया रहता है बच्चों को आर्ट सिखाने के साथ साथ उनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम करने का। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ अगेन जो मेरी है, दोनों स्किल्स को टारगेट कर रही है, मिड लाइन और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर। दोनों इस पैटर्न के ऊपर बच्चे को आइसक्रीम स्टिक्स रखनी है, दोनों हाथों से बच्चा
उस दोनों हाथों को एक तरह से यूज़ कर रहा है, दोनों साइड्स को यूज़ कर रहा है। इससे बच्चों के लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। दोनों हाथों की फिंगर्स की टिप्स को टच करना एक अच्छी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है और ये साथ ही हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। गुरजोत को भी मिड लाइन और बायलेटरल कोऑर्डिनेशन को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी, जिसकी वजह से साइकिलिंग उसके लिए काफ़ी मुश्किल थी। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये वीडियो के कि कितना मुश्किल था मेरे लिए, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन वो नहीं सीख पा रहा था। लेकिन जब मैंने उसके इस बेसिक स्किल्स पर काम करना शुरू किया तो मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी, वह कॉन्फिडेंट होने लगा। अगर हम बच्चों की मुश्किलों को समझते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं तो बच्चे ज़रूर ये स्किल सीखते हैं। याद रखिए कि सिंपल से दिखने वाले काम भी बच्चों के लिए मुश्किल हो सकते हैं, जिन्हें मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं। हमारा उन स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है और कोशिश करते रहना ज़रूरी है। आपसे फिर मिलूंगी एक नई कोशिश के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।